फ्रेंड्स नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी, और हिंदी में दोस्तों हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे वर्णमाला, और वर्णमाला को अच्छे से दोस्तों समझेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन वर्णमाला से अगर आएगा इससे बाहर नहीं आएगा। दोस्तों एक बार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, उसके बाद खुद से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं वर्णमाला। देखिए वर्णमाला हम लोग देखते हैं, तो वर्णमाला यहाँ पर आपको लिखा होगा। वर्णमाला मतलब क्या होता है? वर्णों या अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? वर्णों या अक्षरों के व्यवस्थित समूहों को हम वर्णमाला कहते हैं। बोलते हैं व्यवस्थित समूह। कैसा व्यवस्थित समूह है? वर्णों का कैसा व्यवस्थित समूह वर्णों इसमें है, वर्णमाला में है। तो वर्णमाला में वर्णों का एक अरेंज किया गया। जैसे क्या है, स्वर पहले आते हैं, आप लोग पढ़े होंगे वर्णमाला में स्वर पहले आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं? व्यंजन आते हैं, उसके बाद हमारा उष्म व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन आते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या हुआ, वर्णों को वर्णमाला में क्या किसके आधार पर रखा गया है? उनके बोलने के आधार पर। जो बोले जाते थे आसानी से उनको पहले रख दिया गया, और जिनको बोलने में थोड़ा सा कठिनाई होती थी उनको हम बाद में रखें। जैसे आप लोग खुद से बोलेंगे आ, और लास्ट में आपका आता है श त्र ज्ञा, उसको बोलने में क्या होता है? प्रॉब्लम होता है लोगों को, तो वो हमारे बाद में रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो अब देखते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक, तो देखिए वर्णमाला हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला वर्ण है प्लस क्या है? माला। ठीक, वर्ण प्लस माला। ठीक, वर्ण मतलब हम आपको बताए हैं वर्ण या अक्षरों के व्यवस्थित समूह को अक्षरों के एक क्रम में लगा दिया जाए। जैसे अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जैसे देखा जाए छोटा आ और बड़ा आ, ई और ई, ये सभी को पहले रखा गया क्योंकि ये बोलने में आसान थे। और यहीं पर देखा जाए श और त्र और ज्ञा को सबसे बाद में रखा गया क्योंकि ये बोलने में थोड़ा सा टफ थे, इसीलिए इनको बाद में रखा गया। क्लियर हो गया होगा? चलिए अब देखते हैं। तो आपको समझ आ गया वर्णमाला दो अक्षरों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला से। अब हम देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये वर्ण, ठीक है, तो वर्ण हम यहाँ अगर लिख देते हैं वर्ण, ठीक है, वर्ण हम अगर लिख देते हैं तो क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। मतलब सबसे क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती किसकी? लिखने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? लिखने की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, लिखने की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे हम अगर यहाँ पर देखिए उदाहरण देखिए, अ को क्या बताइए? इससे छोटा आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या होता है? वर्ण होता है। ठीक है, वर्ण होता है। इसी को हम अक्षर भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अक्षर भी कहते हैं। आपसे आप ऐसे विकल्प में प्रश्न पूछा जाएगा कि अक्षर किसे कहते हैं? मतलब जिसका क्षरण ना हो सके, जिसको हम और छोटा ना कर सके, जिसको हम और काट करके छोटा ना कर सके, उसको हम अक्षर कहते हैं। या वर्ण दोनों हमारा एक ही होता है। ठीक, अक्षर और वर्ण दोनों एक ही होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या लिखने की सबसे छोटी इकाई हमारे क्या होती है? वर्ण होती है। एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए, यहीं पर साउंड कहीं कहीं आपसे पूछता है साउंड, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग ध्वनि। ध्वनि को समझ लीजिए, ध्वनि किसे कहते हैं? आपसे प्रश्न पूछता है ध्वनि, तो ध्वनि क्या होता है? बोलने की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछा जाए तो ध्वनि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ध्वनि किसे कहते हैं आपसे पूछा जाएगा तो बोलने की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। वर्णमाला क्लियर हो गया, दो शब्दों से मिलकर बना है वर्ण प्लस माला से। अब हम देखते हैं वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। तो वर्णमाला में होते हैं हमारे 52 अक्षर। अब आपको समझ आएगा अक्षर किसे कहते हैं। ठीक, तो वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। और अगर देखा जाए तो वर्णमाला के भेद, वर्णमाला के दो भेद होते हैं। मतलब वर्णमाला में दो टाइप के दो भेद होते हैं। पहला हमारा क्या होता है? स्वर होता है। ठीक है, पहला क्या होता है? देखिए यहाँ थोड़ा छोटा लिख दिया गया, स्वर होता है, और दूसरा व्यंजन होता है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं दोस्तों, और व्यंजन हमारे होते हैं 33। तो अभी आप बोलेंगे अगर स्वर हमारे 11 हुए और व्यंजन 33 हुए तो वर्णमाला में कुल मिलाकर के 52 वर्ण कैसे हुए? इसको हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बचा है, इसको यहाँ पर हम आपको लिख के समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए स्वर आपके हो गए कितने? 11। ठीक है, स्वर हो गए 11, और आपके व्यंजन हो गए कितने? 33।
कितने हो गए व्यंजन? 33, ठीक। स्वर 11, व्यंजन 33। इसके बाद हमारा क्या होता है, होते हैं, इसके बाद होता है द्विगुण व्यंजन। क्या होता है? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? द्विगुण व्यंजन आपके हो जाते हैं 2। कितना हो गया? 11 + 33 + 2, ठीक। इसके बाद हमारे 2 होते हैं अयोगवाह, ठीक है। अब देखिए 11 हो गया ये, 33 हो गया ये, और ये 2 4 हो गया आपके 11 और 33 44, और 4 हो गए 48, ठीक। 48 तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। ये तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं 4, जिसमें क्या होता है, ये श और त्र ज्ञा और एक होता है स्रा। ये 4 हो जाते हैं। ये सभी मिलकर के हमारे क्या हो जाते हैं? 52 वर्ड दोस्तों हो जाते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, अपना आगे समझते हैं। अब देखिए अगर हम लोग आगे देखें, यहाँ थोड़ा सा हम इसको इरेज करना चाहते हैं। अभी देखिए उसको हम बताएंगे कैसे कैसे कितने वर्ड होते हैं, लास्ट में बताएंगे। बस आप लोग इतना समझ लीजिए कि हमारे कितने 52 वर्ड होते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। दोस्तों क्या देखेंगे? स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर के बारे में देखेंगे, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम स्वर कहते हैं। कितने होते हैं ये? 11 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 11। स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इसमें कितने होते हैं? आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ। कुल मिलाकर के दोस्तों कितने हो गए? 11 वर्ण हो गए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल मिलाकर के हमारे कितने हो गए? 11 वर्ण हो गए। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्वर किसे कहते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है। अब थोड़ा सा हम उसके अंदर जाके देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण, मतलब कितने प्रकार के हमारे स्वर होते हैं। पहला प्रकार हमारा हो जाएगा कि इसमें उच्चारण स्थान के आधार पर, या उच्चारण या मात्रा, देखिए मात्रा या उच्चारण काल में लगे समय के आधार पर, ठीक है। यहाँ आपको लिखा होगा मात्रा, देखिए मात्रा या उच्चारण काल में, काल के अनुसार पर, ठीक है। तो मात्रा, इसमें क्या होते हैं? इसके 3 प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर। पहला होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? इसको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है। ऐसे स्वर या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अ ई उ री होते हैं, ठीक। कितने? 4 होते हैं दोस्तों। आ ई उ री कितने होते हैं? 4 होते हैं। आगे देखिए दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। देखिए आ ई उ री ए होता है, ठीक। आगे देखिए प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, और प्लुत स्वर किसे कहते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। अब यहीं पर एक चीज़ हम और आपको बताना चाहते हैं, देखिए, ठीक है। देखिए पहले इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, प्लुत स्वर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्लुत स्वर का एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे ओम लिखा है, राम लिखा है, ठीक। ओम इस टाइप से कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा, मतलब इसका तो ओम राम, मतलब जिसका हम प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देर तक, जिसको हम थोड़ा देर तक बोलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। मात्रा में लगे समय, मात्रा या उच्चारण काल में लगे समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो गए? हमारे 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ देखते हैं कि जिह्वा या जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा या जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारा 3 प्रकार के होते हैं। देखिए एक अग्र स्वर होता है, एक मध्य स्वर होता है, और हमारा तीसरा वाला क्या होता है? पश्च स्वर होता है। अब हम देख लेते हैं अग्र स्वर किसे कहते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा जिह्वा मतलब जीभ आगे की तरफ आती है उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे जैसे ई ए ऐ। आप खुद से बोलेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि हमारे जीभ आगे आ रही है। जैसे ई ए ऐ आगे आ रही है। पश्च स्वर मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो होती है वो पीछे की तरफ जाती है, उसे हम पश्च स्वर कहते हैं, ठीक। तो जैसे हमारा होता है आ,
आ होता है। उसी प्रकार से देखिए, सॉरी दोस्तों, मध्य स्वर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा जीभ क्या होती है, सेंटर में होती है, बीच में होती है, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर क्या कहते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो होती है वो पीछे की तरफ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, री, ओ, औ। ठीक, ये हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। किसके आधार पर, जिह्वा के आधार पर या जीभ प्रयोग के आधार पर। 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक, अग्र स्वर में ई, ए, मध्य स्वर में आ, और पश्च स्वर में आ, उ, और री, ओ, औ हो जाएंगे। ये 4 प्रकार के हो जाएंगे, आपको क्लियर, 3 प्रकार के हो जाएंगे, क्लियर हो गया, आपको हो गया होगा। अब देखिए, मुख द्वार या मुख विवर या खुलने के आधार पर, मतलब मुख खुलने के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं उसको हम देखते हैं। तो देखिए, विवृत और अर्धविवृत, समृत और अर्धसमृत, 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, समृत और अर्धसमृत। ठीक, अब देखिए 4 प्रकार के होते हैं। अब देखा जाए इसमें, देखिए क्या होता है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख जो होता है पूरी तरह से खुला हुआ होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं विपरीत स्वर। जैसे आ, आप लोग बोलेंगे आ, तो भैया मुंह हमारा पूरा खुला हुआ है, उसीलिए हम क्या कहते हैं, अगर हम यहाँ पर लिख दें मुख खुला हुआ, खुला हुआ, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, विपरीत स्वर। भाई मुख खुला हुआ विपरीत स्वर हो जाएगा। वैसे हमारे देखिए अर्ध विपरीत स्वर, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख क्या होता है, आधा खुला हुआ होता है, उसे हम अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। ठीक, जैसे ए, ओ, औ, ये क्या हो जाएगा, मुख आधा खुला हुआ होता है। अब देखिए समृत स्वर किसे कहते हैं, ठीक, समृत वर्ण किसे कहते हैं, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख लगभग बंद होता, पूरा नहीं, लगभग बंद होता। जैसे ई, उ, क्या होता है, लगभग बंद होता, उसे हम क्या कहते हैं, समृत स्वर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय यहाँ पर क्या हो जाएगा, लगभग बंद होता है। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, लगभग बंद रहेगा। ठीक, लगभग बंद रहेगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं लगभग बंद रहता है। अर्धसमृत में क्या हो जाएगा, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख आधा बंद होता है, मतलब आधा बंद होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्धसमृत कहते हैं। तो भैया अब देखिए कौन इसमें बचा है, अरे बचा है हमारा आ। ठीक, आ बचा है। ठीक, ओ, तो आ हमारा क्या हो जाएगा, अर्धसमृत हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है कि आगे हमारा है स्वर के प्रकार। तो आगे स्वर के प्रकार कौन से हैं, 2। पहला हमारा है होठों की स्थिति के आधार पर, दूसरा है हवा के नाक से निकलने के आधार पर। ठीक है, तो इसको आप लोग जानते होंगे थोड़ा सा, आपको हम बताते हैं। देखिए पहला हमारा है होठों की आकृति के आधार पर। तो होठ, हमारे होठ जब बोलते हैं, आप भी कुछ भी शब्द बोलते, कोई भी अक्षर को प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मतलब बोलते हो, जैसे आ, ई, उ, तो आपका होठ का आकार, होठ बदलता रहता है। तो उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं 2 प्रकार से होते हैं, एक वृत्तमुखी होते हैं, दूसरा एक आवृत्तमुखी। ठीक है, तो वृत्तमुखी क्या होते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा होठ क्या होता है, वृत्ताकार हो जाता है, उसे हम वृत्तमुखी कहते हैं। आप लोग बोले होंगे एक उ है, उ बोलिए, उ, और दूसरा उ है, और ओ है, और इसके बाद हमारा है औ। ये 4 वर्ण जो होते हैं, ये 4 वर्ण हमारे होते हैं वृत्तमुखी होते हैं। वृत्तमुखी क्यों होते हैं, क्योंकि इनको बोलने पर हमारा मुख जो होता है वृत्त की तरह शेप ले लेते, जैसे उ, ठीक, ओ, ये हमारा होता है वृत्तमुखी। इसी प्रकार से जो बच गए होंगे उन्हें हम क्या कह देते हैं, आवृत्तमुखी। आ, ई, बाकी जो बचे हैं सभी हमारे हो जाएंगे, हमारे क्या हो जाएंगे, आवृत्तमुखी। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा।
कि वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी किसे कहते हैं। अब यहाँ देखिए हमारा है हवा से नाक निकलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिखा होगा आपसे अनुनासिक, ठीक है, और एक आपको लिखा होगा मिला होगा यहाँ पर है निरनुनासिक। तो अनुनासिक किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण जिनकी उच्चारण करते समय हवा मुख से निकलती है, ठीक है, और प्लस नाक से भी निकलती है। क्या होते उन्हें हम क्या कहते हैं? कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुनासिक। और यहाँ पर निरनुनासिक को अननुनासिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनुनासिक किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है उसे हम क्या कहते हैं? निरनुनासिक कहते हैं। अब देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पर समझिए। अभी तो आपको समझ में आ गया। जैसे हमारा क्या होता है, दो वर्ण आप लोग पढ़े होंगे, आयक आयोग वाह, जैसे होता है यहाँ पर अंग होता है इस टाइप से, कहाँ जहाँ पर लगा होता है, या चाँद लिख पढ़े होंगे, ठीक है, चाँद पढ़े होंगे तो चाप बोलते होंगे। तो ये चंद्र बिंदु जो आता है दो ही आपके होते हैं। देखिए यहाँ पर एक हमारा इस टाइप का जो बिंदु होता है आयोग हुआ है, और ये जो चंद्र बिंदु आता है दो ही हमारे होते हैं जो हमारे कहाँ, अगर ये दोनों आ जाते हैं तो क्या होता है? वो अनुनासिक कहलाते हैं। किसी भी वर्ण के साथ आ जाए, जैसे अंग, पंख, चंद्रमा, ठीक इस टाइप से आ जाती है तो इसको हम अनुनासिक कहते हैं। बाकी जो बचे हुए हैं, क्या जो नॉर्मली बचे हुए हैं, तो हमारे क्या हो जाएंगे? अनुनासिक हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए हम एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अगर हम पूछते हैं, ठीक है, अंक बताइए, अंक में क्या अनुनासिक है ना ये? क्योंकि आप देखिए पॉइंट लगा है, बिंदी लगा है, तो ये हमारा अनुनासिक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि अनुनासिक और अननुनासिक जो हमारा बचा है, जैसे हमारा जो नॉर्मली है, जैसे नॉर्मली जो बचा है वो हमारा क्या हो जाएगा? अननुनासिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे बचे हैं, जो भी बचे हमारे हो जाएंगे, हमारे मतलब जिस पर हमारे ये दोनों नहीं आएगा वो हमारे हो जाएंगे अननुनासिक। समझ में आ गया होगा, या उनको हम निरनुनासिक भी कहते हैं। अब देखिए अगर आपको दो चीज़ें मिला होगा, एक आपको मिला होगा यहाँ पर तो नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं। देखिए आपको मिला होगा आगे आयोगवाह। अब हम यहाँ देखते हैं आयोगवाह किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए आयोगवाह किसे कहते हैं, तो आयोगवाह आप लोग जानते होंगे कि दो होते हैं, ये संख्या में दो होते हैं। इस टाइप से एक होता है, इसको अनुस्वार कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है इस टाइप का, इसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। बस आप लोग जानते रहिएगा आयोगवाह कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन? एक अनुस्वार होता है, एक हमारा विसर्ग होता है। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। पहला वाला कौन से क्या होता है? अनुस्वार होता है। क्या होता है दोस्तों? पहला वाला हमारा होता है अनुस्वार, और दूसरा वाला हमारा क्या होता है? विसर्ग होता है। ठीक है, और ये हमारा होता है विसर्ग। जानते रहिएगा आयोगवाह कितने होते हैं आपके? दो होते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अगर बताने कोई फायदा नहीं है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा आयोगवाह कितने होते हैं? दो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। तो अब आपका देखिए ये स्वर कंप्लीट होगा। एक और इसमें बचा है कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, इसको भी बता देते हैं आप लोगों को, संयुक्त स्वर। अब देखिए संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो आ प्लस ई मिलता है तो ए बनता है। ठीक, आ और प्लस ऊ मिलता है तो ओ बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से ए ओ पढ़े न, आ प्लस ई ए, आ प्लस ऊ ओ, तो कुल मिलाकर के चार हमारे संयुक्त स्वर होते हैं, ए, ऐ और ओ और औ। कितने होते हैं? चार हमारे होते हैं संयुक्त स्वर। कौन होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। क्यों बंद होते हैं? क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा कि मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर, मूल स्वर हमारे होते हैं चार। मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर होते हैं, ये भी पूछा जाएगा, यही आप पढ़े होंगे, मूल स्वर किसे कहते हैं? तो चार होते हैं। कौन? आ, ई, ऊ
और री, ये 4 जो स्वर होते हैं इसी को हम मूल स्वर भी कहते हैं। और कहीं कहीं आपसे पूछा जाएगा संधि स्वर किसे कहते हैं, यही 4 स्वर होते हैं जो संधि स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो मतलब घुमा कर इसी का नाम बदल करके पूछेगा, लेकिन आपका उदाहरण सेम ही रहेगा। ये संयुक्त स्वर पूछता है कभी कभी। अब देखिए पूछता है कभी कभी कि किस स्वर का जो है हर्ष स्वर नहीं बनेगा। अच्छा ये बताइए, अब ये 2 से मिलकर बना है, क्या इसका हर्ष स्वर बनेगा? क्या इसका हर्ष स्वर बने? कुछ लोग तो क्या कहेंगे, इसका दीर्घ कह देंगे, ये बन जाए। दीर्घ आप लोग पढ़े ना भैया? तो बताइए क्या इसका दीर्घ ये होता? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये इसका हर्ष स्वर क्या होता? नहीं बनता। ठीक है, तो पूछा जाएगा किस किस वर्ण का हर्ष स्वर नहीं बनता है, तो ओ, औ, ए, ऐ का, इन सभी का हर्ष स्वर नहीं बनता है। ठीक है, क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, संयुक्त स्वर क्या होते हैं। क्लियर हो गया होगा दोस्तों यहाँ तक? ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, पूरा स्वर पढ़ लिया, क्लियर हो गया होगा। अगर अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं हमारा क्या है, व्यंजन। व्यंजन के बाद दोस्तों हम पूरा कंप्लीट, आप लोग अभी देखिए एक डाउट लग रहा होगा, उच्चारण स्थान नहीं बता रहे हैं। उच्चारण स्थान आपको बताएंगे जब पूरा स्वर और व्यंजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद वाले में एक पूरा एक जगह पर हम राइट करके पूरा बता देंगे कौन कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या क्या होता है।